शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। कला का मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कला का तात्पर्य अपने मनोगत भावों को सौंदर्य के साथ व्यक्त करना है। कला अभिव्यक्त करने के कई माध्यम हैं, जैसे चित्र, वाद्य, गीत, मूर्ति आदि। हमारे देश में इन कलाओं का वजूद प्राचीन काल से ही रहा है। इन कलाओं में मूर्ति कला ऐसी कला रही है जिसकी जड़ें भारतीय सभ्यता के इतिहास में बहुत दूर गहरी प्रतीत होती है। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदाड़ो के बड़े बड़े जलकुंड प्राचीन मूर्ति कला के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। दक्षिण भारत के मंदिर हों या फिर उड़ीसा में स्थित सूर्य मंदिर, इन सभी जगहों में मूर्ति कला के उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिल जाएंगे जो भारत में समृद्ध हुई है। मूर्ति कला एक ऐसी कला है जिसमें दक्षता हासिल करना किसी तपस्या से कम नहीं है। हमारे देश में मूर्ति कला की इस विरासत को आगे बढ़ाने में कई मूर्तिकार अपना योगदान दे रहे हैं। ऐसे ही एक मूर्तिकार हैं झारखंड राज्य के रांची जिले के अमिताभ मुखर्जी। इन्होंने अपने जादुई हाथों से मिट्टी और पत्थरों की मूर्ति बनाकर उन्हें जीवंत कर दिया है। मिट्टी को आकार देने का शौक उन्हें बचपन से ही था। अपने इस शौक में दक्षता हासिल करने तथा मूर्ति कला की बारीकियों को सीखने के लिए उन्होंने खुद को गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स कोलकाता से जोड़ा। यहीं से इस कलाकार के सपनों को नई उड़ान मिली। आज उन्होंने झारखंड के अलावा अन्य राज्यों की धरती को भी अपनी कला के उत्कृष्ट नमूनों से सुशोभित किया है। मैं यहाँ पे तो साइंस पढ़ रहा था और ठीक ठाक ही स्टूडेंट था मैं, लेकिन आने वाले समय में हुआ ये कि बचपन में जब मैं इधर उधर खेलता हुआ घूमता था तो दीमक की मिट्टी जो है वो अक्सर देखता था कि मतलब और ऊंचा करके अपना जो है बनाया हुआ, तो उस मिट्टी को हम घर ले आते थे क्योंकि उस मिट्टी में कंकड़ नहीं होता था, मिट्टी मतलब वो दीमक छान चुका होता था। उसको लेके हम कुछ कुछ बनाते रहते थे। मेरे पिताजी बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट थे और पेंटर भी थे, तो बचपन से ही हमने देखा है कि पापा ब्रश लेकर के कुछ पोस्टर्स बना रहे हैं, कुछ आस्ते आस्ते वो मन में कहीं घुस गया। लेकिन मूर्ति कला हमारे खानदान में ऐसे तो कोई कुछ था नहीं। वो जो मिट्टी हम उठा के लाते थे और उन मिट्टियों से कुछ कुछ बनाते थे, वो करते करते आस्ते आस्ते इस पर शौक बना। और फिर देखा कि जब पेंटिंग करते हैं तो पेंटिंग आपके पास दो ही आयाम है, मूर्ति कला 3 आयामों से है, तो उसका एक मज़ा और है। और मूर्ति कला में जो मूर्तियां हैं वो लाइट पे डिपेंड करता है कि लाइट चेंज होगा तो मूर्ति का भाव बदल जाए। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे फ्रांस के, ऑगस्टे रॉडिन, रौदा बोलते हैं। उन्होंने कहा था कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज बाथ्ड इन लाइट एंड एनवेलप्ड इन एटमॉस्फेयर इज अ स्कल्पचर। इसका मतलब हुआ कि एनवायरनमेंट बदलेगा तो मूर्ति का जो है भाव बदलेगा, लाइट बदलेगा उसका मूर्ति का भाव बदलेगा। मूर्ति कला एक ऐसी कला है जिसमें जोश और जज्बे दोनों की आवश्यकता होती है। अमिताभ मुखर्जी में भी इस कला के प्रति जज्बा था, जिसने उनके शौक को व्यावसायिक रूप देने में उनकी मदद की। फिर ये कला ऐसी कला है जो एक कलाकार को समाज में विशेष पहचान दिलाती है और उन्हें सम्मान भी दिलाती है। यही वजह है कि अमिताभ मुखर्जी ने इस कला को अपना व्यवसाय बनाया है। जिसको अंग्रेजी में हम लोग पैशन बोलते हैं, आपके अंदर में कुछ घूम रहा है और आप कर रहे हैं कुछ और। मान लीजिए कि आज हम साइंस पढ़ते हैं, इंजीनियर बनते और 25 लोग मिलकर के एक ब्रिज का डिजाइन करते। ब्रिज बनने के बाद में खुशी होती, लेकिन वो टीम वर्क है। आपको अगर हम कहें कि किसी एक पर्टिकुलर इंजीनियर का नाम बताइए तो आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन पर्टिकुलर डॉक्टर का, पर्टिकुलर म्यूजिशियन का नाम या पर्टिकुलर आर्टिस्ट का नाम आप बता सकते हैं, क्योंकि वो वन मैन शो है और उसकी पूरी परिकल्पना जो है वो बाहर प्रोजेक्ट हो रही है।
तो ये अच्छा लगा प्रोफेशन हमको। फिर एक मूर्तिकार के रूप में खुद को स्थापित करना किसी चुनौती से कम नहीं है। अपने देश का इतिहास मूर्तिकला के उदाहरणों से भरा पूरा जरूर रहा है, परंतु आज भी मूर्तिकारों के लिए अपनी कला का बाजार ढूंढना आसान नहीं होता। अतः अपने शुरुआती दौर में अमिताभ मुखर्जी को भी खुद को स्थापित करने के लिए कठिन रास्तों से गुजरना पड़ा। ये प्रश्न बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कहा जाएगा। क्यों कि अब बहुत लोगों का हम देखते हैं इंटरव्यूज़, तो लगातार वो किसी भी फील्ड में हो, वो कहते हैं कि हमने बहुत स्ट्रगल किया, हम 25 किलोमीटर साइकिल चलाए, खाना नहीं मिलता था। ये तो मान लीजिए कि किसी के साथ भी हो सकता है। और जब नया चीज़ बेच रहे हैं, मतलब कि आप दाल मिल में बैठ करके और लोहा बेचिएगा, तो ये तो थोड़ा सा टफ है, क्योंकि वहाँ पे दाल के कस्टमर ही आते हैं, लोहा तो वहाँ आता नहीं। वही हमारे साथ भी हुआ। तो लोगों को ये कला के बारे में मालूम था नहीं कि कला खरीदा भी जाता है, उनको लगता था कि गिफ्ट ही किया जाता है। तो हम लोग भी घंटों घंटों अपना समय बर्बाद करते हैं, या करते हैं या बनाते हैं। तो अपने जीविका उपार्जन के लिए पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य है कि ये जो मूर्तियाँ बन रही हैं वो कहीं पे लग जाए। जैसे पर्टिकुलरली मैं जो है एग्जीबिशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहता हूँ। उसका रीज़न ये है कि एग्जीबिशन करिएगा, 10 दिन एग्जीबिशन हॉल में आपकी मूर्ति फ़ोटो रहेगी, फिर हट जाएगा। हमारी बनी हुई मूर्तियाँ तो जहाँ लगी गई तो वहाँ लग गई, और उसी मूर्ति के नीचे एक गरीब भिखारी जो है वहाँ बैठ करके भीख मांगता है, और वहाँ से राजा और रंग दोनों ही पार करते हैं। तो इसके लिए वो हंक हमको है नहीं कि हमको एग्जीबिशन करना है, तो ऐसे करना है, वैसे करना है। तो ऐसे चलता रहा जर्नी। मूर्तिकला के इस व्यवसाय में कलाकार अपनी परिकल्पनाएं बेचता है, अतः इसके लिए खरीदार को समझाना एक कठिन कार्य होता है। अमिताभ मुखर्जी को भी शुरुआती दौर में लोगों को इसके लिए राजी करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी। आज अमिताभ मुखर्जी उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जो अपनी कला से राज्य तथा देश का मान बढ़ा रहे हैं। पहले तो समझाइए कि आर्ट बिकता है, दूसरा ये यहाँ आर्ट लग सकता है, क्योंकि हम जो बेचते हैं वो कोई है नहीं। अब मान लीजिए मोबाइल है, तो मोबाइल हम आपको दिखा के बोलेंगे भाई साहब इसका दाम 21,000 रुपया है। अब हम जो बेचते हैं वो बोलते हैं कि एक मूर्ति बनेगा उसका दाम इतना है। तो इट इज़ ए कंसेप्ट सेलिंग इशू। तो कंसेप्ट जब आप सेल करते हैं तो वो सबसे टफ होता है, लेकिन वंस इट इज़ एक्सेप्टेड तो फिर उसमें आपको परेशानी नहीं है। लेकिन वो बैनर क्रिएट करने में करीबन 27 सालों का समय लगा, और इस बीच छोटा छोटा काम चलता रहा। फिर बड़ा काम में हमने म्यूज़ियम बनाया, तो वहाँ 200-250 मूर्तियाँ बनाई। फिर राज्य के बाहर, राज्य में भी बहुत जगहों पर मूर्ति लगनी शुरू हुई। उसके बाद फिर एक बात और आता है, वो ऐसा है कि आपको पहले स्किल्ड होना होगा। अभी हमसे बहुत सारे लोगों से थोड़ा ये हो जाता है, बाताबाती ही हो जाती है। आप कहते हैं कि हम कलाकार हैं, तो कलाकार हैं तो क्या करते हैं भाई, तो अंतरात्मा में कोई छवि उभरती है उसको बनाते हैं। जो जनरल कंसेप्ट है, मैं कॉमन मैन की बात करूँ, एक कोहड़ा या एक बैगन आपके टेबल पर रख दिया जाए और आपको कहा जाए कि इसको देख के हूबहू बनाएगा, आप बना नहीं सकते। क्या लैकिंग है? लैकिंग है आपका स्किल। ठीक है, वो व्यक्ति कह रहा है कि हमारे अंदर में जो आत्मा में जो छवि आई थी 1.5 सेकेंड के लिए, वो उभर के सामने आ गया, तो आप उसको कैसे बना रहे हैं? तो कहीं ना कहीं हम लोग शाब्दिक इसमें कहा जाए तो चीट करते हैं। मनुष्य एक विकासशील प्राणी है। वक्त के साथ हर क्षेत्र में विकास करना उसकी फितरत है। कला के क्षेत्र में आज वो काफी आगे निकल चुका है। पहले जहां गुफाओं में लोग सीमित संसाधनों में उन दृश्यों को ही उकेर पाते थे जिसे उन्होंने पहले कहीं देखा हो, परंतु आज के प्रशिक्षित कलाकार अपनी रचनात्मकता से विमूर्त चीजों को भी मूर्त रूप देने में कामयाब हो रहे हैं। उस समय जो होता था वो अनट्रेंड आर्टिस्ट, पहली बात आपके पास उतनी व्यवस्था नहीं थी कि ब्रश 500 रुपये में खरीदा और 300 रुपये के रंग में डुबाया लगा दिया। रंग को भी बनाना है, ईंटा चूर के बनाना हो चाहे पेड़ के पत्तियों से बनाना हो, वो एक उस टफ कंडीशन में अपने मन की जो भावनाएं थी या जो उन्होंने देखा क्या, शिकार करते हुए देखा, सांड को दौड़ते हुए देखा, घोड़ा को दौड़ते हुए देखा और उसको लाके चित्रित करने की कोशिश करी, लेकिन स्किल उनकी नहीं थी, ट्रेंड स्किल नहीं थी कहना गलत होगा,
तो ट्रेंड स्किल नहीं था, तो वो उस पैटर्न पे उसको ड्रॉ किए। उसके बाद कालांतर में लोगों को ट्रेनिंग दिया जाने लगा, रंग बनने लगे, ब्रशेस बनने लगे, ब्रश के बहुत से वैरायटीज़ बनने लगे, दीवारों पे पेंटिंग होने लगी। तो ये करते 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 एक बहुत बड़ा समय का दौर जो है वो गुजरा, और अभी जिस जगह पे आके हम लोग पहुँचे हैं जिसको एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्शन का अगर हिंदी अर्थ देखा जाए मतलब विमूर्त हुआ। विमूर्त मतलब फॉर्मलेसनेस। लेकिन एक कैनवस बना हुआ में जब आप लाइन एक खींचते हैं तो फॉर्मलेसनेस ख़त्म हो गया, तो फॉर्म में आ गया। लेकिन इस फॉर्मनेस का मतलब ये होता है कि जिस फॉर्म को आइडेंटिफाई हमने पहले कभी नहीं किया, उसको बनाने की कोशिश। तो मतलब क्या हुआ कि मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन के द्वारा एक ऐसे चीज़ को तैयार करूँगा, पेंटिंग या स्कल्पचर, वो एक विमूर्त होगा जो कि एक्सप्रेशन उसमें आएगा। और सिर्फ मेरा ही एक्सप्रेशन नहीं, हम हो सकता है कि देख रहे हैं तो एक आलू देख रहे हैं, आप देख रहे हैं तो हो सकता है कि एक बैगन देख रहे हैं, या फिर एक आदमी आता बोलता है नहीं इसमें तो भेड़ की तरह दिख रहा है। ये आपके पर्सनालिटी को मिक्स करके एक तीसरे चीज़ को क्रिएट करने का जो ये है, वो अभी के दौर में ही चल रहा है। ये कुछ सालों से चल रहा है। अमिताभ मुखर्जी का मानना है कि एक बेहतर मूर्तिकार बनने के लिए एक बेहतर चित्रकार होना आवश्यक होता है। यही मूर्तिकारी की पहली सीढ़ी होती है। यह चित्रकारी ही है जिसके माध्यम से भावों की अभिव्यक्ति की जा सकती है और फिर उसे कला के अन्य विधाओं में ढाली जा सकती है। ये जो विजुअल आर्ट्स है ना, इस विजुअल आर्ट्स का सबसे जो बेस है वो ये है कि ड्राइंग। तो जब ड्राइंग आपको सीखना पड़ेगा सबसे पहले, तो ड्राइंग अगर आप सीख लेते हैं तो मूर्तिकला भी कर सकते हैं, पेंटिंग भी कर सकते हैं। हम लोग के अभी के जो जनरेशन के बच्चे हैं वो कर क्या रहे हैं, ड्राइंग को इग्नोर कर दे रहे हैं, क्योंकि सारा चीज़ तो हमको मिल ही रहा है। कहाँ मिल रहा है? तो नेट पे मिल रहा है। तो पहले अपना जो कलाकारी शुरू करने के पहले आपको ड्राइंग को बहुत परफेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और उसके बाद फिर आप मूर्तिकला की ओर जा रहे हैं या पेंटिंग की ओर जा रहे हैं, तो वो एक अलग विधा है। 7-8 तरह की विधाएं हैं जो आपको पसंद पड़ता हो, लेकिन सब मिला जुला के मामला तो वही है कि आपका एक्सप्रेशन जो आप दिखाना चाहते हैं या फिर जो चीज़ आपने सोचा है वो आ रहा है नहीं। तो अगर उसमें आप दक्ष हैं किसी भी तरह से उसको दिखाने के लिए, तो ठीक है, फिर आपका स्किल ठीक है। तो पहले स्किल डेवलप करना पड़ेगा। मतलब किसी को भी, बच्चों को भी या जिसको भी कहा जाए, पहले स्किल को डेवलप कीजिए, उसके बाद तो ये सब तो होता रहता है। अमिताभ मुखर्जी मिट्टी तथा पत्थर दोनों की मूर्ति बनाने में दक्ष हैं। वो बताते हैं कि मिट्टी की मूर्ति बनाने में जहां वो मिट्टी को जोड़कर अपनी कलाकृतियों को संपूर्ण बनाते हैं, वहीं पत्थर की मूर्ति बनाते वक्त उन्हें पत्थरों को काट काट कर उसे रूप देने की जरूरत होती है। दोनों ही कलाओं में उन्हें अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। पत्थर की मूर्ति बनाने के लिए जिस पत्थर में दागी ना आए कार्विंग करने के बाद, इसमें एक बीच में एक बात बताता चलूं। एक कलाकार ने कहा था कि एक पत्थर में मूर्ति था, हमने जो है उसके जो एक्स्ट्रा स्टोन थे उसको काट के हटा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब कार्विंग कर रहे हैं तो आपको मालूम, अभी जैसे ये मूर्ति बना रहे हैं तो हम बिल्डअप प्रोसेस पे हैं कि जोड़ते 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 बढ़ रहे हैं। जब हम पत्थर की मूर्ति बनाएंगे तो इतने ब्लॉक से काटते 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 अंदर घुसेंगे, तो उसको मतलब डिडक्शन करते हैं, इसको ऐड ऑन करते हैं। ये दोनों अलग अलग। लेकिन जब हम खुद जब स्टोन की मूर्ति बनाते हैं तो दिमाग में ये रहता है कि हमको घुसना है। मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं तो दिमाग में रहता है कि हमको आगे आना है, तो हम आगे आ रहे हैं। तो वो दोनों अलग अलग विधाएं हैं। लेकिन जब आप काम करते हैं तो आस्ते आस्ते दिमाग भी सोचना शुरू कर देता है कि हमको इतना ही काटना है, ज़्यादा काटेंगे तो फिर हम उसमें जोड़ नहीं सकते। यहाँ पे तो फ्री है, ऐसे काट दिए फिर जोड़ देंगे, क्या इशू है। तो मेटेरियल पे डिपेंड करता है। मूर्तियां बनाने की कई विधियां हैं। कई मूर्तियां सांचे में ढालकर बनाई जाती है। इन सांचों के निर्माण का आधार भी मिट्टी की ही मूर्ति होती है। मिट्टी की मूर्ति का सहारा लेकर ही लोग सांचे बनाते हैं, जिसमें ढलकर पीतल तथा कांसे की मूर्ति का भी हूबहू निर्माण हो जाता है। पहला तो
एक जनरल कंसेप्ट यह है कि सांचा में मूर्ति बना। सांचा आया कहाँ से? तो सांचा तो जिस चीज का सांचा बन रहा है उसका बेस तो आपको बनाना पड़ेगा ना। ये जब बेस बन जाएगा तो इसका नेगेटिव बनेगा, उसको सांचा कहते हैं। तो ये जो अभी बना रहे हैं हम, तो ये इसका तो एक बेसिक फॉर्म आपको बनाना पड़ेगा। तो वही कहानी है कि यहाँ तक मेरा काम है, इसके बाद जो है वो टेक्निकल काम है, उससे कला को कुछ लेना देना नहीं है। कि आप सांचा बना रहे हैं, मूर्ति बना रहे हैं, मूर्ति बना ली है, उसको उसका सांचा बनाए, सांचा बना के फिर जिस चीज़ में ढला है, अभी जो आपको देख रहे हैं ये मिट्टी में बन रहा है, लेकिन आने वाले समय में इस मूर्ति को आप कांसा में देखेंगे। जो अभी है हुबहू वही चीज़ कांसा में बनेगा। तो जब ये यहाँ तक जब हम बना देंगे तो इसके बाद काम शुरू होगा उनका, जो कि सांचा बनाते हैं, फिर उनका काम शुरू होगा जो ढलाई करते हैं, और अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट आएगा वो यही आएगा जो हमने बनाया। तो बस यही इसकी कहानी है। मिट्टी की मूर्ति बनाने के लिए किसी साधारण मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होता। इसके लिए विशेष प्रकार की मिट्टी आती है जिसे मॉडलिंग क्ले कहते हैं। इसकी विशेषता ये होती है कि इसमें बालू का अंश नहीं होता। इसमें एक लोच होती है जिससे मिट्टी को किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। ये मिट्टी कलकत्ता से आता है, इसको मॉडलिंग क्ले कहते हैं। इसमें बालू का अंश है ही नहीं, और ये बहुत चिम्मड़ होता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में प्लास्टिसिटी कहते हैं। इसको हम ऐसे करते 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 अगर हम करेंगे तो ये पतला धागा की तरह भी बन जाएगा, और इसको चिपटा करेंगे तो ये ऐसा भी हो जाएगा, जो कि कॉमन मिट्टी में ये फॉर्म नहीं बन पाता। इसलिए ये मॉडलिंग क्ले से ही बनाया जाता है। अमिताभ मुखर्जी बताते हैं कि मिट्टी की मूर्ति बनाना ज्यादा खर्चीला नहीं होता, अतः इसे सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए मिट्टी की कलाकृतियां बनाना एक सस्ता साधन है। नहीं, सामान इसका महंगा नहीं है। जहाँ तक आप इसको इस पे बना रहे हैं, मिट्टी में बना रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का नेगेटिव ले रहे हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस में कास्ट कर रहे हैं, सीमेंट में कास्ट कर रहे हैं, उस समय तक ये महंगा नहीं है। जब ये ब्रॉन्ज में बनने की बात आएगी तो कांसा का दाम ही बहुत है। आप एक थाली खरीदने जाते हैं, 1000 रुपये का थाली आता है, वजन 700 ग्राम, तो आप समझ लीजिए कि उसका वैल्यूएशन कितना होगा। फिर उसकी जो प्रोसेस है, जो ढलाई की जो प्रोसेस है, वो एक है, तो ये कॉस्टली अफेयर है। लेकिन जो सीख रहे हैं बच्चे, उनको तो कांसा में ढलाई करना नहीं है, वो तो जो बना रहे हैं उसका रेप्लिका तैयार करना है, तो उस जगह पे कोई दिक्कत ऐसे नहीं है। आज की तारीख में कलाओं को नई पहचान मिल रही है, अतः ऐसे में इन कलाओं से जुड़ने वाले विद्यार्थी इसमें अपना सुनहरा भविष्य बना सकते हैं और इसके माध्यम से वे पैसे तथा शोहरत दोनों प्राप्त कर सकते हैं। अभी इसका भविष्य जो है, हम लोग जिस समय करते थे और आज में बहुत फर्क हो गया है। अभी इसका भविष्य इतना बढ़िया है कि समझिए कि स्काई इज़ द लिमिट। मैं विजुअल आर्ट्स की बात कर रहा हूँ, मूर्ति की नहीं। अभी आप अगर पढ़ाई करते हैं और जा कर के फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ग्राफिक का ज़रूरत तो सारे जगहों पे पड़ रहा है, और एज ए पेंटर भी जो है वो भी अच्छे एग्जीबिशंस कर सकते हैं, और आजकल सेलेबल वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक एक पेंटिंग तो आप सुने ही होंगे, कुछ करोड़ों में बिकता है। तो ठीक है, नए बच्चों के लिए करोड़ों में तो नहीं बिकेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि प्रोफेशन वाइज बहुत ही बढ़िया है, और आपको दोनों सेटिस्फेक्शन मिलेगा, पैसा भी कमा पाइएगा और साथ साथ में शोहरत। तो आदमी का जो 3 अंक है, मनी, पावर और फेम, तो पावर तो नहीं देगा कोई, कलाकार को पावर कहाँ से आएगा, लेकिन ये दोनों जो चीज़ें हैं वो आराम से कर सकते हैं, और ज़िंदगी में उनको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। क्योंकि जो आदमी इस फील्ड में आएगा वो ज़बरदस्ती तो आएगा नहीं, किसी पैशन के थ्रू ही आएगा, और उसके बाद आने के बाद जब उसको काम अच्छा होने लगेगा, लोग अप्रिशिएट करेंगे, तो उसकी ज़िंदगी में खुशहाली जो है वो भर जाएगी। अमिताभ मुखर्जी ने अपनी कला को सिर्फ झारखंड तक ही सीमित नहीं रखा है, उन्होंने इसे देश के अन्य राज्यों तक भी फैलाया है। उनकी कलाकृतियों के नमूने झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़ तथा बिहार जैसे अन्य राज्यों में भी स्थापित हैं। देखिए, एक जगह खड़ा होकर अगर देखना है बहुत सी मूर्ति, तो आप ट्राइबल म्यूजियम जो हमारा है, रामदयाल मुंडा जी का वो शोध संस्थान, उसमें आपको 200-250 मूर्तियाँ मिलेंगी, जिसमें मनुष्य भी मिलेगा, कुत्ता मिलेगा, गौरैया, चिड़िया मिलेगा, कबूतर मिलेगा, सुअर मिलेगा, सारा चीज़।
ये ट्राइबल्स जिस तरह से रहते हैं ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट में, उसका एक बहुत बड़ा छवि है। और वो मैं झारखंड सरकार को निश्चित रूप से ये करना चाहूँगा कि उन्होंने ये काम करने का मुझे मौका दिया, क्योंकि अक्सर हाँ ये हो रहा है कि आपके यहाँ डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है। इसका एक कारण है कि आपने कभी यहाँ काम करने को दिया नहीं लोगों को। अब यहाँ पे एक ढलाई की फैक्ट्री मतलब यूनिट होनी चाहिए, लेकिन आदमी क्यों लगाएगा जब उसको काम ही नहीं मिलता है, और वो जाके दिल्ली से बंद करता है। फिर लोग बोलते हैं दिल्ली से हमने बनवाया। आप अपने स्टेट में डेवलप नहीं करते हैं, लोगों को काम देंगे तो वो अपना इंस्टीट्यूट ये खोलेगा ना। ये एक प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम से झारखंड में कुछ काम में डिले हो रहा है। ये मूर्ति लगी हुई छत्तीसगढ़ के जसपुर में, बिरसा मुंडा जी की मूर्ति लगी हुई। गवर्नर हाउस में हमारा मूर्ति लगा हुआ है, 2 मूर्तियाँ लगी हुई हैं। एक ये लगा हुआ है बिरसा मुंडा जी की मूर्ति लगी हुई है, और दूसरा अभी तिलका मांझी जी की मूर्ति लगी 2 साल पहले। और पटना में भी है, बख्तियारपुर में है, और बहुत जगहों पे है। कुछ प्राइवेट कलेक्शंस हैं तो उस तरह के हैं, लेकिन जो बड़ी मूर्तियों की बात करें तो झारखंड में ही मैक्सिमम है। आज अपनी कला के जरिए अमिताभ मुखर्जी आर्थिक रूप से तो संपन्न हुए ही हैं, उन्होंने इसके माध्यम से कई पुरस्कार भी हासिल किए हैं। मूर्ति कला के क्षेत्र में उन्हें राज्य सरकार की तरफ से वर्ष 2018 में झारखंड सम्मान भी प्राप्त हुआ है। देखिए, हम 2 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं पर्सनली। एक मेरा लिविंग स्टैंडर्ड भी आप देखिए कोई ये नहीं है, तामझाम नहीं है। तो उस स्थिति में हमको आपसे कुछ प्रत्याशा नहीं है। किसी से जब हम मिलते हैं तो कोई ये सोच के नहीं मिलते हैं कि आज हम इस औहदे के लोग से मिल रहे हैं तो मुझे ये दे देगा वो दे देगा, उसकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो जो समय था वो पार हो गया। और जहाँ तक फेम की बात है, वो भी आपको अचीवमेंट, अब ऐसे झारखंड सम्मान मेरे को मिला 2018 में, उससे फ़ायदा तो जो हुआ कि एक परिचिति बढ़ी, जो भी हुआ, एक घाटा भी हुआ। आपको प्रोफेशनल राइवल्स आपके बहुत पैदा हो जाएंगे। जो लोग आपसे बहुत कैजुअली, जैसे हम तो ऐसा थे, हमको नहीं मिला, उसको क्यों मिल गया। तो अब चक्कर है कि उसको उसका पैरामीटर तो कुछ है नहीं। अभी कला की दुनिया में 2 + 2 4, 2 + 2 5, 2 + 2 11 भी हो सकता है। तो किस वजह से मिला ये तो हम नहीं बता पाएंगे। चलिए, हमने काम बहुत किया है। हमको ये लगता है कि आर्टिस्ट का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो द जर्नी ऑफ आर्ट। जीवन में कला का बहुत महत्व होता है। कला के कई क्षेत्र हैं, जैसे चित्रकारी, गायन, मूर्ति कला आदि। कलाकार इन कलाओं में दक्षता हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। यदि कोई किसी कला में निपुण हो जाता है तो वो उसका व्यवसायीकरण करके पैसे तथा शोहरत दोनों हासिल कर सकता है। अपने प्रदेश झारखंड के अमिताभ मुखर्जी मूर्ति कला के एक दक्ष कलाकार हैं। वो अपनी कलाकृतियों के उत्कृष्ट नमूनों से न सिर्फ खुद को बल्कि पूरे प्रदेश को गौरवान्वित कर रहे हैं। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।